नमस्ते। ओवरव्यू में आपका स्वागत है। आज हम लोग जरा एक बात कर लें कि भाजपा की बहुत बड़ी जीत हुई, क्योंकि ये जो 5 विधानसभा के चुनाव थे उसमें 4 राज्यों में भाजपा की सरकार थी और उन चारों राज्यों में भाजपा ने अपनी सरकार बचा के रखा। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले आपसे एक आग्रह, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हो सके तो इसकी मेंबरशिप ले लें। मेंबरशिप लेने से हर महीने एक आपको निश्चित छोटी रकम हर महीने आपके अकाउंट से डेबिट हो जाएगी। और अगर आप हर महीने का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं तो वन टाइम मदद भी आप आर्थिक कर सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन नीचे दिया हुआ है। तो ये 4 सरकारें ऐसी थीं इन 5 विधानसभाओं में जहां बीजेपी की सरकार थी। सरकार को बचाना बहुत आसान चीज़ नहीं होता है, किसी भी सरकार में, कोई भी गवर्नमेंट हो। लोगों के कुछ गुस्से होते हैं, कुछ पार्टी के अंदर खींचतान होती है, कुछ एमएलएस काम करते हैं, कुछ मंत्री काम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। ये सारे का मिश्रण लेके एक एंटी इनकम्बेंसी की बात होती है। लोगों की अपेक्षाएं होती हैं, वो पूरी नहीं होती हैं, लोग फिर नए तरह के वादे दिए जाते हैं, इत्यादि इत्यादि। लेकिन बीजेपी ने इन चारों जगह पे बहुत अच्छे से डिफेंड किया और अपनी सरकार बचाने में कामयाब रही। मणिपुर और गोवा में पिछली बार उनके जितने विधानसभा में उनके एमएलए जीते थे उससे ज़्यादा सीट जीत के आए। अब ये सब जीतने के बाद भी आज बीजेपी परेशानी में है। जीतने के बाद एक अजीब से असमंजस की स्थिति में बीजेपी के यहाँ है। 10 तारीख को याद है आपके रिजल्ट आए थे। 10 तारीख को रिजल्ट आ जाने के बाद उम्मीद होनी चाहिए अगले दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, क्योंकि कम से कम उत्तर प्रदेश में तो आपने पहले ही डिक्लेयर कर रखा है कि यहाँ का चीफ मिनिस्टर कौन होगा। बाकी जगह मैं मान सकता हूँ कि उसको लेके खींचतान हो गई ये चीफ मिनिस्टर की, वो क्योंकि उत्तराखंड में अजीब सी स्थिति हो गई है। जो आपके सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे जिनके उस राज्य में इलेक्शन हुआ, धामी जी, वो इलेक्शन ही हार गए, तो वहाँ दिक्कत हो सकती है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो सबसे बड़ा राज्य है वहाँ पे तो आपने पहले ही डिक्लेयर कर दिया था कि हमारे जो चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट हैं योगी आदित्यनाथ हैं और वो इलेक्शन अब जीत के आ गए हैं, तो इसमें कोई वार्ता विमर्श इन सब की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज हम 22 तारीख में बैठे हैं, 12-13 दिन हो चुके हैं, अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 25 तारीख को शपथ ग्रहण शुरू हो जाएगा, लेकिन ये नहीं हुआ कि अभी तक शपथ ग्रहण करके सरकार ने काम करना शुरू कर दिया हो। सुनने में ये बात बहुत छोटी लगेगी, लेकिन एक तरह से वर्चुअली जिस दिन से मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया था उस समय से कोई पॉलिसी डिसीजन नहीं ले सकते थे। जब 10 तारीख को इसका रिजल्ट आ गया उसके बाद तो ये केयर टेकर गवर्नमेंट है, तो कोई डिसीजन नहीं। बिना किसी सरकार के इतने बड़े सूबों को और इतने छोटे सूबे को भी चलाना एक थोड़ी गुड गवर्नेंस नहीं है। अब मुझे जो लगता है कि इसको कुछ चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये देरी हो रही है। जो सबसे पहली चीज़ है वो ये है कि जो डिसीजन मेकिंग है ना वो बहुत संकुचित सीमित होती जा रही है। संकुचित और सीमित जब मैं कह रहा हूँ तो वो चंद हाथों में ही आ जा रही है। जैसे बीजेपी का एक बार बार आरोप होता है, बीजेपी एक आरोप लगाती है कांग्रेस के ऊपर कि भाई यहाँ जो सारी ताकत है वो 3 गांधी लोगों के बीच में बटी हुई है, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, सोनिया गांधी, और यही लोग हाईकमान हैं। बीजेपी में कहने को तो वहाँ एक उनका विधान दल है, फिर उनका एक पार्लियामेंट्री बोर्ड है, फिर एक ये सारे डिफरेंट लेयर ऑफ डिसीजन मेकिंग है। लेकिन आज जब सरकार बनाना है, कौन मुख्यमंत्री, क्या मंत्रिमंडल में किसको जगह किसको नहीं, तो ये निर्णय कहने को हाईकमांड, और वो भी हाईकमांड बीजेपी में अब केवल 2 लोगों का रह गया है। और उसमें भी जो जनरल जैसा लोगों की मानना है कि वो निर्णय एक ही आदमी लेता है, दूसरे साहब उस निर्णय को लागू करते हैं। ही फंक्शंस मोर ऑफ एज एन एग्जीक्यूटिव, तो उनका काम निर्णय के उसमें वो नहीं है, निर्णय एक ही आदमी का है। अब जब एक ही आदमी का निर्णय है तो मानी हुई बात है कि डिसीजन मेकिंग बहुत ही एक सीमित नहीं, एक सिंगल मैन इज टेकिंग डिसीजन। और इसका खामियाजा हम लोगों ने कई बार भुगत भी चुका है ये देश, कि अगर आप 1000 निर्णय लेते हैं, 1 लाख निर्णय लेते हैं, उसमें से अगर 2, 4, 10 निर्णय भी गड़बड़ हो जाते हैं तो ये नोटबंदी में हम और आप इसको भुगत चुके हैं कि क्या हो चुका है। एक गलत निर्णय से आज देश कहाँ खड़ा हुआ है, इसको फिर से रिपीट करने की ज़रूरत मैं नहीं समझ रहा हूँ। दूसरा मुझे ये लगता है कि जो कैबिनेट का फॉर्मेशन है ना इस बार का, और ये सारे जगहों पे लागू हो रहा है, छोटे बड़े स्टेट, लेकिन उत्तर प्रदेश इसलिए अहम है क्योंकि उत्तर प्रदेश के बिना दिल्ली की सरकार में जो भी पार्टी हो उसका बैठना थोड़ा मुश्किल रहेगा। उत्तर प्रदेश को बिना इग्नोर करके नहीं बैठ सकते। तो
एक दूसरी मुश्किल जो इनके सामने है वो है कि वो जो कैबिनेट बने वो 2024 के हिसाब से बननी चाहिए। 2024 का जनरल इलेक्शन में बीजेपी की जीत कैसे हासिल हो, इस ध्येय के साथ इस सरकार को बनना है। अब सरकार बनने में एक निर्णय तो शुरू में बहुत आसान लग रहा था कि क्योंकि एक निर्णय होता है ना, मायावती जी कह रहे थे हमने इतने मुसलमानों को दिया, एआईएम इतने मुसलमानों को दिया, सपा ने कम मुसलमानों को दिया, आरएलडी ने मुसलमानों को नहीं दिया। ये सब भाजपा में बहुत स्पष्ट है, हम मुसलमानों को देते ही नहीं है टिकट। तो इसलिए वो तो 80-20 उन्होंने पहले ही कर दिया है। अब 20 से कोई मतलब नहीं, अब 80 को आपको इसमें रिप्रेजेंटेशन देना है जिसमें सब लोग खुश रहें, सबको लगे कि मेरा रिप्रेजेंटेशन है, मेरा रिप्रेजेंटेशन है। और ये बहुत आसान चीज़ नहीं है, क्योंकि 80 में रिप्रेजेंटेशन जब आप देना आते हैं तो यहाँ आप ही ने उसमें अपर कास्ट, लोअर कास्ट, दलित, बैकवर्ड में भी कास्ट में सब कास्ट, मतलब जो निषाद हैं उसमें कोई 25-27 सब कास्ट हैं। तो वो एक आपने भाई आप तो हर बिरादरी को अपना रिप्रेजेंटेशन चाहिए। तो अगर निषाद पार्टी के सारी सब कास्ट को रिप्रेजेंटेशन देना है तो 25 से 27 मंत्री केवल निषाद होने चाहिए। उसी तरह से मतलब मौर्य में आ जाइए, उसी तरह से कुर्मी में आ जाइए, उसी तरह हर जगह की सब कास्ट है। आपको जानकारी के लिए मतलब मैं बता दूं, अपर कास्ट बता दूं, ब्राह्मण है सरजू पारी, कानकुब्ज। अब जब सरजू पारी आ गए तो उसमें कोई मामखोर के शुक्ला जी हैं जो अपने को कहते हैं सबसे ऊपर, तो कहीं तिवारी जी हैं, तो कहीं मिश्रा जी हैं। तो वो आप सबको, क्योंकि कोई किसी से, हम किसी से कम नहीं, तो वो रिप्रेजेंटेशन देना इतना आसान चीज़ नहीं है और इसलिए खींचतान है। तीसरी बात जो मुझे लगती है जो इम्पोर्टेंट है कि जब 2017 में सरकार बनी थी ना, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेरे हिसाब से कोई इंटरफेरेंस नहीं था। मुझे मुख्यमंत्री बनना है, बाकी तुम किसी को बनाओ, सेना आपकी, सेनापति मैं। तो वो बन गए थे, अपने हिसाब से कैबिनेट उन्होंने बना दी थी, सुनील बंसल जी को लाके यहाँ बिठा दिया था जो सब देखभाल करते थे। इस बार मुझे ऐसा लगता है कि योगी आदित्यनाथ जी की भी कुछ ना तो कुछ दखलंदाजी रहेगी इस कैबिनेट फॉर्मेशन में। वो बिल्कुल बाहर बैठ के वो तमाशा नहीं देखेंगे। ही विल बी अ पार्टिसिपेंट, ही विल हैव हिज चॉइसेस कि ये करेंगे या नहीं करेंगे। जैसी चॉइस, मैं याद के लिए दिखा दूं, उन्होंने अरविंद कुमार AK शर्मा को, याद है ना, जिनसे रिज़ाइन करवा के भेजा गया था IAS साहब को, तो अब जैसे उनको अकोमोडेट करना था, उन्होंने कहा हम नहीं अकोमोडेट करेंगे। तो इस बार भी उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स को थोड़ी हो सकते हैं। और जो भी कहा तो थ्योरेटिकली ये जाता है कि कैबिनेट जो बनती है वो इट इज़ अ प्रोरोगेटिव ऑफ द चीफ मिनिस्टर, किसको क्या आप दें, लेकिन ऐसा नहीं है। अब तो सब डिसाइड दिल्ली में होगा। दिल्ली में डिसीजन मेकिंग 1-2 आदमियों के हाथ में है, तो इसलिए वो धीरे हो रहा है। लोकतंत्र की दृष्टि से, लोग कहेंगे लोकतंत्र की दृष्टि से ये बहुत मतलब आइडियली, जिस देश में 3 टियर गवर्नेंस की बात है, पंचायती राज, विधानसभा, लोकसभा, जिस देश में यह है कि जो डिसीजन मेकिंग है वो जितनी नीचे तक पहुंच जाए, उस देश में अगर चीफ मिनिस्टर छोड़ दीजिए, वो कैबिनेट फॉर्मेशन कैसे हो, कौन कौन उसमें आए, उसमें इतनी माथापच्ची हो रही है। तो मतलब बहुत अच्छा संकेत। और ये सब पार्टी पे लागू होता है, सिर्फ बीजेपी नहीं। भाई आपकी सरकार आई, जैसे आम आदमी पार्टी थी, 4 दिन के अंदर उन्होंने सरकार आई, दूसरे दिन कहा कि हम यहाँ करेंगे, 4-5 दिन के अंदर 15 या 16 को उन्होंने अपनी शपथ ले ली, काम पे लग गए। उस तरह से इस तरह तक सरकार का न बनना भी थोड़ा जल्दी अगर हो तो बेहतर होगा, लोकतंत्र के लिए भी और भाजपा एज अ पार्टी के लिए भी, और कोई भी प्रदेश जहाँ पे ये नई सरकार बननी है उस प्रदेश के लिए भी। थैंक यू सो मच। अगर आपको दी पब्लिक के कार्यक्रम पसंद आते हैं तो इन्हें लाइक करें। अगर आप इस वीडियो को YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप इसे Facebook पर देख रहे हैं तो दी पब्लिक के पेज को लाइक करें। अगर आप चाहते हैं कि हम निष्पक्ष पत्रकारिता को जारी रखते हुए आपसे जुड़े मुद्दों पर सवाल उठाते रहें तो हमें सहयोग करें। आपका छोटा से छोटा सहयोग भी इस मुहिम को जारी रखने में हमें ताकत देगा। डोनेट करने के लिए डिटेल्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हैं। धन्यवाद।